हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्स-रेज। सो एक्स-रेज के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। एक्स-रेज बेसिकली आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दे आर part of the electromagnetic wave family. In case you remember, once we talked about कि अगर electromagnetic radiation या waves family को लिखा जाए तो उनको increasing order of their frequency इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा frequency या energy gamma rays के पास होती है, and then there's X rays. उसके पहले आओगे तो आपको अल्ट्रावायलेट रेज मिलेंगे। फिर ये विजिबल होता है जिसको हम लोग लाइट बोलते हैं, विजिबल रेंज होती है। इधर आपको इंफ्रारेड मिलता है, फिर इधर रेडियो और माइक्रोवेव्स मिलते हैं। सो एक्सरेज को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक्सरेज इसी फैमिली का मेंबर है और ये हाई एनर्जी रेंज पे पाया जाता है। इस साइड आप जाओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। सो यूल फाइंड कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के रेडिएशंस होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फिर एनर्जी ज़्यादा होती है। सो वी कैन से हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं और वेरी हाई एनर्जी यू कैन कॉल इट। सो हम लोग हाई लिख लेते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन। अगर हमको फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करनी है तो बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ के टर्म में बात करेंगे तो लो वेवलेंथ है, तो इनका वेवलेंथ स्मॉल होता है। तो इनका जो वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटा होता है लाइट के कंपैरिजन में। सो वेवलेंथ इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है। 1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होने का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू रफली 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में पाई जाती है, जो कि रफली 1000 टाइम स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द विजिबल, क्योंकि हम लोग विजिबल के बारे में जानते हैं। सो ये इसके वेवलेंथ के बारे में हो गया। इनकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो एनर्जी इज मच हायर देन द विजिबल लाइट। सो एनर्जी इज हायर, दिस इज अबाउट 1000 टाइम्स मोर देन लाइट। सो एक रिलेटिव आइडिया आपको रहना चाहिए कि वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है और एनर्जी का ऑर्डर क्या है करस्पॉन्डिंग टू दी लाइट, बिकॉज लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइट जो होती है वो हमको दिखती है, लाइक जो लाइट से हम लोग देख पाते हैं। एक्सरेज आर इनविजिबल। So X-rays are invisible electromagnetic radiations having high energy and wavelength of this order, and energy order is roughly 1000 times of light. Okay, so this is the basic information of X-rays. And what are the applications of X-rays? X-rays can be applied in various fields. हम लोग स्टडी में इसको यूज़ करते हैं। मेडिकल फील्ड में आप अवेयर होंगे कि एक्सरेज बॉडीज़ का निकालते हैं, उनको भी एक्सरेज ही बोलते हैं। सो उसमें हम इस एक्सरेज को यूज़ करके बोन्स को की इमेजेस को फॉर्म करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक्सरेज का जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर दीज रेडिएशंस। आप लाइट को यूज़ करके बॉडी का एक्सरे नहीं कर सकते क्योंकि लाइट बॉडी के अंदर नहीं जाती है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है विजिबल लाइट। एक्सरेज कर जाते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। सो हम मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, डिफेंस में यूज़ करते हैं, जो बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम लोग डिफेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि मिसाइल्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, इन वेरियस फील्ड भी यूज़ इट, राइट। सो एप्लीकेशन एक बार आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए। अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नेक्स्ट विल बी प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। सो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के लिए इस तरह का एक अरेंजमेंट बनाते हैं। ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का, दिस इज़ बेसिकली अ ट्यूब, और इसके इनसाइड में हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं। सो इवैक्यूएटेड ट्यूब होता है ये, वैक्यूम इनसाइड। इसको एक नाम देते हैं, दैट्स कॉल्ड कूलेस्ट ट्यूब। और इसी पर बेस्ड ये इसका प्रोडक्शन होता है। तो अपने को प्रोडक्शन मैकेनिज्म समझ के रखनी है, और ये भी याद रखना कि इस ट्यूब को नाम क्या देते हैं। सो ये जो इंटायर ट्यूब है दैट्स कॉल्ड कूलेस्ट ट्यूब, और इसके इनसाइड में हम लोग वैक्यूम रखते हैं, और ये ग्लास का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है।
यहाँ पर ये एक छोटा सा सर्किट बना के दिखाया गया। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन है। सो इसको अगर हम नाम करेंगे, सो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। बेसिकली इट्स गोइंग टू रिलीज इलेक्ट्रॉन इन थर्मल मैनर। सो यहाँ पर एक मटेरियल लगा देंगे और उसको हाई वोल्टेज यहाँ पे देंगे। हाई वोल्टेज लगाने से आप पाओगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस मटेरियल से बाहर निकल आएंगे। सो दैट इज गोइंग टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स, and these electrons are coming out because of heating of this element. So element को heat करके हम electrons को बाहर निकालते हैं। So that's called electron gun। और यहाँ पर एक ये जो बना हुआ है इसको हम T लिख दे रहे हैं, टारगेटेड मेटल। तो यहाँ पे एक मेटल लगाते हैं, तो T का मतलब हुआ टारगेट मेटल। सो एक हम मेटल यूज करेंगे जिसको हम टारगेट मेटल बोलेंगे और टारगेट बोलेंगे। बेसिकली एक मेटल है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, मतलब वो नॉर्मली मेल्ट ना हो रहा हो। सो और इसके बाद क्या करेंगे कि एक नेटवर्क ऐसा सर्किट प्रिपेयर किया। इस सर्किट पर यहाँ पर एक वोल्टेज लगाएंगे। ये वोल्टेज अपने काम का है। सो ये एक्सटर्नल वोल्टेज है। इस वोल्टेज को लगा करके हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं थर्मली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक हाई स्पीड देने वाले हैं, तो इनको एक्सेलरेट करेंगे ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल टारगेट की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल ये यहाँ पर एक और दूसरा प्लेट है। तो बेसिकली आप पाओगे कि दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए थे इन पर फोर्स लगना लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो अगर इस पर फोर्स लगेगा तो आप पाओगे कि ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगेंगे। सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ मेटल, तो वो अपने टारगेट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। सो अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन आएगा, फास्टर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। सो इसीलिए हम इसको V को बोलते हैं, V इज एक्सिलरेटिंग वोल्टेज। सो V विल बी नोन एज एक्सिलरेटिंग वोल्टेज, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज। ओके, देन आफ्टर अगर हम V को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर जाएंगे, स्पीड से जाकर के इसको कोलाइड करेंगे। सो जब ये इलेक्ट्रॉन स्पीड पे जाकर के इस टारगेट मेटल को कोलाइड करेंगे, सो आप पाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइकिंग और कोलाइडिंग टू द टारगेट मेटल इन अ वेरी वेरी हाई स्पीड। तो उनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम दे सकते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स व्हेन कोलाइड विद दिस मेटल, दिस इज अ मेटल टारगेट, देन यूल फाइंड कि वहाँ से लाइट इमिट होती है। लाइट नहीं कहना चाहिए, फोटॉन्स इमिट होते हैं, और वो जो फोटॉन्स होते हैं वो एक्सरेज होते हैं बेसिकली। सो पॉइंट इज कि वहाँ से एक्सरेज निकलेंगे, और जो एक्सरेज हैं उस ट्यूब से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक ओपनिंग रहेगी। सो बाहर हम एक्सरेज को कलेक्ट कर सकते हैं। सो एक्सरेज विल बी प्रोड्यूस्ड। सो हाउ द एक्सरेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से कोलाइड कराते हैं तो फिर फोटॉन्स या एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज हाउ एक्सरेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। इफ यू लुक एट दिस mechanism of production of x-rays, you will find it is just opposite to the mechanism of photoelectric effect. In case of photoelectric effect, what we used to do, we used to have photons incident on metal and electrons used to be emitted. So that was the reverse process. आप photons को incident कराते थे मेटल पर, electrons emit होते थे। ये उसका रिवर्स है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट कराते हैं, फोटॉन्स निकलते हैं। सो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो आप बोलोगे कि इस तरह से कूलिंग ट्यूब को हम लोग यूज करके प्रोड्यूस करते हैं। एज फार एज द कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, इट इज रिवर्स दैट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये फिगर आपको याद रखना है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड by concept that is reverse of photoelectric effect.
सो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से समझते हैं। उसका रिवर्स का मतलब है कि वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को डालने के बाद फोटॉन्स को अचीव करते हैं, यहाँ पर हम वहाँ पर हम फोटॉन्स को डालने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट कराने के बाद फोटॉन्स को अचीव करते हैं। सो दैट इज द रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इस पॉइंट को आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि ये किस तरह से होता है। ये बहुत बेसिक फिगर आपको बताया गया है। इस पर क्या होगा कि ये टारगेटिंग मटेरियल हीटअप होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर कोलाइड करेंगे तो हीटिंग होगी। उस हीटिंग को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर हम वाटर का सर्कुलेशन करते हैं, जिससे कि वो कूल डाउन बना रहे और ये मेल्ट ना हो। हम इसको मेल्टिंग होने से बचाते हैं, और मेल्टिंग नहीं होगा तो फिर यहाँ पर एक्सरेज इमिट होंगे और उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग टेक्निकली समझेंगे कि कॉन्सेप्चुअली समझेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन अगर मेटल पर स्ट्राइक किया तो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। सो जो मैकेनिज्म है एक्सरेज की प्रोडक्शन की वो दो तरह की है, तो उनको हम दो तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 types of X-rays that are being produced. 2 types of, let me read properly, types of X-rays that are produced. First type is called continuous X-rays, and another type is called characteristic X-rays. ये जो नाम दिया गया इनको, वो इनके प्रोडक्शन बेसिस पर है, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो कंटिन्यूस एक्सरेज इज वन टाइप, कंटिन्यूस कैरेक्टरिस्टिक इज अनदर टाइप। ना अगर बेसिक कॉमन सेंस से समझा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डिंग किया गया, ये जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होगा और मेटल पे फॉल करेगा तो हीटअप करेगा, और हीटअप करने के बाद रेडिएशंस आएगा। अगर हम बहुत सिंपलेस्ट वे पे देखना चाहें और आइडियलिस्टिक वे पे देखना चाहें, सो सपोज कर लीजिए कि इंटायर एनर्जी ऑफ एक्सरे हैज़ गॉन इनटू entire energy of this electron has gone into the production of X-rays. So X-rays के पास जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आएगी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर आएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी होगा, अगर थोड़ा सा मैथ्स, ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला पार्ट यहाँ पे कर देते हैं। सो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, सो वी कैन राइट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी रिटन एज, हम लोग जानते हैं चार्ज इनटू वोल्टेज होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा वो ई होगा, वी वोल्टेज जो कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आपने लगाया है, तो ई वी की एनर्जी से वो इंसिडेंट हो रहे होंगे। सो दैट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर हम लोग बात करते हैं कि एक्सरे के पास कितना एनर्जी होता है, सो एनर्जी ऑफ एक्सरे हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, उसकी एनर्जी हम hc/λ से लिखते हैं, hc/λ से लिखते हैं। नो, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा तो फिर कम वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा। सपोज कर लीजिए कि जितना भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, अगर वो सारा का सारा एक्सरे पे चला गया, तो इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो वेस्टेज है वो कम हुआ। नॉर्मली वेस्टेज होगा, अगर नॉर्मली वेस्टेज होगा तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है इंटायरली एक्सरे पे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब जो एक्सरेज के पास एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम रहेगा। सो इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो hc/λ की वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग एक्सेलरेटेड। सो यहाँ से अपने को ये पता चलेगा कि वेवलेंथ की वैल्यूज क्या आएंगी, तो वेवलेंथ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। सो वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ से अपने को पता चल जाएगी कि दिस वेवलेंथ शुड बी हाउ टू राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू hc/ev। सो जो वेवलेंथ ऑफ फोटोन आएगा वो इस नंबर से बड़ा आना चाहिए। तो ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया वो बेसिकली कंटिन्यूअस वाली बात की। अब देखो इसमें क्या होगा कि वेवलेंथ होगा इस नंबर से बड़ा रहेगा और इक्वल रहेगा। सो कंटिन्यूअस केस में हम पाएंगे कि जो वेवलेंथ आता है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू hc/e इंटू वी। इन केस अगेन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो hc और e कांस्टेंट है, केवल v है जो डिसाइड करेगा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो लेमडा की मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू,
So that minimum value of lambda is going to be equal to hc divided by E into V. Now आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एच सी बाई ई की वैल्यू आपको पता होती है, दिस इज 12,400 वी, आप वोल्ट पे लगा दीजिए तो आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर मिल जाएगा। तो अपने पास एक रेडीमेड फार्मूला हो गया। वो आपसे पूछेगा कि मिनिमम वेवलेंथ बताइए, तो मिनिमम वेवलेंथ हम यहाँ से कैलकुलेट करके बता देंगे। आपको वोल्टेज देगा, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, उसे डिवाइड कीजिए तो आपको मिनिमम वेवलेंथ नजर आ जाएगा। ये मिनिमम वेवलेंथ क्या है? ये वो वेवलेंथ है जब इलेक्ट्रॉन की इंटायर एनर्जी एक्सरेज के प्रोडक्शन में लगे। इसका मतलब ये एक्सरेज जो होंगे हाईएस्ट एनर्जी के होंगे। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ एनर्जी हीट और कोलिजन और अदरवाइज वेस्ट हो रही होगी, तो जो एक्सरेज के पास एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम रहती है। सो जो वेवलेंथ रहेगा वो लेमडा मिनिमम से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे वेवलेंथ को कंसीडर करता है। सो ये कंटिन्यूअसली होता है। तो इसको अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में तो कैसे दिखता है? इंटेंसिटी के साथ में। सो एक ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सो जो कलेक्टेड वेवलेंथ, जो कलेक्टेड एक्सरेज थी उसकी इंटेंसिटी मेजर की गई वेवलेंथ के साथ, तो किस तरह का रिलेशन आया? तो एक तो मिनिमम वेवलेंथ होता, उससे कम वेवलेंथ पर कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, तो ये लेमडा मिनिमम होगा। उसके आगे वाले वेवलेंथ सारी अवेलेबल होंगे, तो उसमें इंटेंसिटी कैसे जाती है? पहले इंटेंसिटी इससे से बढ़ती है, बाद में ऐसे घटती हुई जीरो को जाती है। सो दिस इज हाउ द इंटेंसिटी ऑफ कलेक्टेड एक्सरेज वेरीज विद वेवलेंथ इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज। तो ये जो फिगर बनाया गया है वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज के बारे में। सो कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज के बारे में लिम्डा मिनिमम अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है कि इंटेंसिटी का ग्राफ कैसे जा रहा होता है। फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि जो लिम्डा मिनिमम है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? क्या वो मेटल पे डिपेंड करती है, जो टारगेट मेटल आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, कि कौन सा मेटल आपने चूज़ किया है, क्या उस पर डिपेंड करती है, या फिर इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या आपने कितना एक्सीलरेटिंग वोल्टेज लगाया है, राइट? सो जनरली ये दो टर्म के बारे में आपसे पूछेगा। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो कैलकुलेशन की गई है तो इसमें एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यूज़ हुआ है और एक्सरेज के बारे में यूज़ हुआ है, मेटल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं हुई है। सो नो मैटर कौन सा टारगेट मेटल है, अपने लिए जो एक्सरेज आएगा वो लेमडा मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। मोर ओवर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को अगर आप ज़्यादा करोगे तो लेमडा मिनिमम की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये और इधर शिफ्ट कर जाएगा। और अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज आपने कम किया तो लेमडा मिनिमम बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये इधर शिफ्ट कर जाएगा। इसी को कई बार कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। सो दिस लेमडा मिनिमम इज आल्सो कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। So this cutoff wavelength or lambda minimum depends on the accelerating voltage. Very important point to remember. So this is production of continuous X-rays. आपने जो एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन की, कोलाइड किया, वो एनर्जी फोटॉन्स में कन्वर्ट हो गया, एक्सरे में कन्वर्ट हो गया और कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम मिलता है, यानी हर वेवलेंथ को आप अचीव करते हो जो कि लेमडा मिनिमम से बड़ी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोडक्शन कैसे होता है तो अब उसके बारे में समझ लेते हैं। तो नाउ दिस इज द सेकेंड टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सरेज ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझने का। हम लोग जानते हैं कि एटम के इनसाइड में क्या चल रहा होता है। तो जो मटेरियल है या मेटल लगाया है उसके इनसाइड में एक न्यूक्लियस रहा होगा ऑफ कोर्स, जिसमें उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहे होंगे, फिर ऑर्बिट्स रहे होंगे और बहुत सारे ऑर्बिट्स रहे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और ये सारे पाए जाएंगे, ऑर्बिट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ये पॉजिटिव है तो इसको प्रोटॉन्स लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑर्बिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर भी ऑर्बिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर भी ऑर्बिट करते हैं। तो सपोज कीजिए कि जो इनर वाला सेल है, हम लोग जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये के सेल होता है, ये एल सेल होता है, ये एम एन ओ पी इस तरह से चलता है। इसी को हम लोग डिटेल में समझते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो के सेल पर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सपोज कीजिए के सेल पर एक वैकेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन के सेल पर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है तो पहले उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो लेट्स से कि के सेल पे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं एज यूजुअल, एल सेल पर 8 हैं और इस समय इस तरह से जब आपने एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को इस पे स्ट्राइक कराया, लेट्स से यहाँ से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आया, काफ़ी एनर्जी के साथ आया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब एटम से टकराएगा
मॉलिक्यूल्स, हम लोग मॉलिक्यूल के लेवल पर जा रहे हैं। आइडिया क्या है कि स्टोरी ये है कि ये जो मेटल है, टारगेट मेटल है, इस टारगेट मेटल पर इलेक्ट्रॉन आकर के स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इनका कोलिजन हम लोग समझ रहे हैं कि कोलिजन कैसे रहा होगा और क्या क्या चल रहा होगा। ये टारगेट मेटल है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन है जो कि हाई एनर्जी है, वो इससे टकराएगा तो बेसिकली उसके मॉलिक्यूल या एटम से टकराएगा जाकर के। तो एटम के इनसाइड में क्या चल रहा होगा, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे इंसिडेंट होने आया है और ये अपना एक अरेंजमेंट है। नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड करता है उस पर डिपेंड करेगा। इसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन आकर के लेट से कि इससे कोलाइड करे और इससे कोलाइड करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, नॉकआउट कर दे। अगर इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी देने के बाद इसको नॉकआउट कर दिया तो आप पाओगे कि यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और अगर ये वैकेंसी क्रिएट हो गई तो फिर जो हायर लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर लेवल पे जंप करने के लिए रेडी रहते हैं। सो हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे जंप कर जाएगा। जब ये जंप करता है तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि उस केस में फिर रेडिएशंस निकलते हैं। तो वो जो रेडिएशंस होते हैं वो एक्सरेज होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसके लिए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हम जिनसे हम बम्बार्ड कर रहे हैं वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे और उसके बाद एक वैकेंसी क्रिएट होगी। उस वैकेंसी को हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन जंप करके फुलफिल करेंगे। उस प्रोसेस पे फोटॉन्स निकलेंगे और एक्सरेज निकलेंगे, उनको हम एक्सरेज कहेंगे, राइट। तो अगर हम शॉर्ट में इसको लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, सो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स can knock out orbital electrons by colliding or by collision। सो उसे कोलाइड करने के बाद उनको नॉकआउट कर सकते हैं, पहला पॉइंट, राइट। सो इससे क्या होगा कि वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी। सो उसको ऊपर से हाई एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करेंगे। So vacancy created will be filled by electron at higher energy orbit or by electron from higher energy orbit। In this process, photons will be emitted। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो जो इससे पहले वीडियोस आपने वॉच किए हैं उससे इसका काफ़ी लिंक आ रहा है कि हायर लेवल से जब लोअर लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग होता है तो उसमें इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। सो उसमें फोटॉन्स इमिट होते हैं। दिस इज नोन एज एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। सो ये जो फोटॉन्स निकले हैं वो एक्सरे की कैटेगरी में होते हैं और इसलिए उनको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं। सो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंटिन्यूअस वन। इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का नॉकआउट होना, फिर वहाँ वैकेंसी का फिल करना, उस पर जो एक्सरेज आएगा उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। ना यहाँ पर ये सारा कुछ फिक्स होता है। के सेल के पास कितना एनर्जी है वो भी फिक्स है, एल सेल के पास कितना एनर्जी फिक्स है, एम सेल के पास कितना एनर्जी है, वो सारा का सारा फिक्स होता है। सिंस ये एनर्जी सारा फिक्स है तो हम ये बता सकते हैं कि जो नॉकआउट फोटोन है, जो नॉकआउट इलेक्ट्रॉन के बाद वैकेंसी को फिल करने के लिए फोटोन का क्रिएशन हुआ है, वो फोटोन की एनर्जी फिक्स रहेगी। सिंस फोटोन की एनर्जी फिक्स रहेगी तो फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की भी एनर्जी फिक्स रहेगी। तो वो अनलाइक कंटिन्यूअस में आप देखोगे कि सारे का सारा वेवलेंथ आपको मिल रहा है एक वेवलेंथ के बियॉन्ड। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक में जो फोटॉन्स आएंगे, एक्सरेज आएंगे, उनकी एनर्जी फिक्स होगी। सिंस एनर्जी फिक्स है तो उनका वेवलेंथ भी फिक्स आएगा। तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होते हैं, वही निकलते हैं। और वो वेवलेंथ इस बात पर डिपेंड करेंगे कि ये किस सेल से एनर्जी, किस सेल में ट्रांजिशन हुआ था, किस सेल में वैकेंसी हुई थी, उस सेल के करस्पॉन्डिंग निकलेगा। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज किस बात पर डिपेंड करेगा, वो मेटल के बारे पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंडेंट ऑन मेटल होता है।
ओके इसको एनर्जी अगर बैंड हम लोग बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं। सो यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर बना दिया गया है। इसको हम n इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। और या फिर इसको हम k l m n o सेल्स बोल सकते थे। यहाँ पे सेल के टर्म में नाम दे दिया गया है। तो सपोज कर लीजिए k सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, इस सेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, तो फिर इसको l सेल से फिल कर सकता है, m सेल से भी इसको फिल किया जा सकता है, तो कोई भी सेल से उसको फिल किया जा सकता है। तो k सेल पे अगर वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी को l सेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके फिल करेगा। तो एक तो ये ट्रांजिशन हो सकता है। के सेल में आई वैकेंसी को एम सेल का इलेक्ट्रॉन भी फिल कर सकता है। सिमिलरली एन सेल से भी आ सकता है और हायर लेवल से भी आ सकता है। अगर एल सेल में वैकेंसी आएगी तो उसके लिए ट्रांजिशन कहाँ से बनेंगे? उसके लिए ट्रांजिशन बनेंगे एम से, एन से और हायर लेवल से। अगर एम सेल में वैकेंसी आएगी तो फिर उसका बनेगा एन से और हायर लेवल से बनेगा। केवल दो दो मैंने दिखाया है, अब सारे दिखा सकते हो। तो इसमें नॉमेनक्लेचर कैसे चलता है ये आपको याद रखने का। अगर के सेल में वैकेंसी है इसका मतलब है कि वो जो लाइन आएगी, करेक्टरिस्टिक एक्सरे आएगा, उसको के नाम से हम इंडिकेट करेंगे जहाँ पर वैकेंसी होती है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर से आया है तो उसको बोलेंगे के अल्फा लाइन। तो इस लाइन का नाम होगा के अल्फा। के का मतलब हुआ के सेल में वैकेंसी थी, अल्फा का मतलब जो फर्स्ट उसके हायर लेवल पर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के जंप हुआ है। अगर उसके फर्दर हाईएस्ट लेवल से किया गया तो उसको बोलेंगे के बीटा। सो दैट्स के बीटा लाइन। अगर हम एन से लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे के गामा। सो इस तरह से अल्फा बीटा गामा नाम देते हैं। उसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये जो ट्रांजिशन हुआ है एम टू एल, तो इसका नाम क्या आप समझ पाओगे कि ये एल अल्फा हो जाएगा, इसको हम एल बीटा बोलेंगे। और ये जो ट्रांजिशंस दिखाएंगे इन लाइंस का नाम क्या बना देंगे? ये एम सेल में वैकेंसी है और हायर लेवल से आ रहा है तो एम अल्फा, और फर्दर हायर से तो एम बीटा। तो जनरली आपसे ऐसा बोलेगा के अल्फा लाइन की वेवलेंथ बताइए, के बीटा लाइन की वेवलेंथ बताइए, एल अल्फा की बताइए, एल बीटा की बताइए। तो अपने को याद रखना है कि ये एनर्जी डायग्राम से हम पता कर सकते हैं। अच्छा, इनके बेसिक इनके जो लेवल की एनर्जी होगी उनको हमने करस्पॉन्डिंग सेल के नाम से दे दिया है। E1 E2 E3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर EK EL EM इससे भी लिख सकते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि के अल्फा लाइन आपको चाहिए, के अल्फा लाइन के बारे में बात करनी है और एक्सरे के बारे में बात करनी है। के अल्फा एक्सरे या के अल्फा लाइन जो भी बोले आप। के अल्फा एक्सरे का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एक्सरे जो के सेल में वैकेंसी हुई और उसको फिल करने के लिए एल सेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, तो इस प्रोसेस पे जो रेडिएशन निकला उसको हम एक्सरेज बोलने वाले हैं। तो दैट विल बी के अल्फा एक्सरेज। तो इसके पास कितना एनर्जी आएगा? तो कैन बी से कि जो एनर्जी आएगा दैट विल बी ई के माइनस ई एल। और डिपेंड करेगा कि आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप ऐसा पहले लिख सकते हो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एल सेल से के सेल पे गया है, isn't it? So energy of L minus energy of K, this is going to be the energy difference, that is delta E. Or this energy difference will get converted into photon, that means Sc by lambda. So this lambda will be known as lambda K alpha. So K alpha line का जो lambda आएगा, wavelength आएगा, उसको हम यहाँ से calculate कर सकते हैं. So we will find कि lambda for K alpha line is basically Hc divided by energy difference. Which energy difference? The energy difference between these two or cells. So this can be written as Hc divided by El, higher energy level, minus Ek. So this is how we can find the value of lambda K alpha. That means ये वो X-rays है जिसको हम K alpha X-ray बोलने वाले हैं और इसकी वेवलेंथ इस तरह से निकाली जाएगी। ना अगर आप इसको कंपेयर करें जो कंटिन्यूअस का वेवलेंथ कैलकुलेट किया गया था और ये जो भी जो करेक्टरिस्टिक का है दोनों में, तो आप पाओगे बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेट मी टेक यू देयर। कंटिन्यूअस केस में जो वेवलेंथ आया था वो मिनिमम हमने ये निकाला था और बाकी सब इसी के आगे वाले सारे वेवलेंथ एक्सेप्टेबल थे। और ये जो मिनिमम वेवलेंथ था ये एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था। जबकि करेक्टरिस्टिक एक्सरेज पर आप आओगे तो एक पर्टिकुलर एक्सरे के बारे में बात किया, के अल्फा लाइन के बारे में,
तो उसकी जो वेवलेंथ आ रही है वो इस फॉर्मूले से आ रही है। इस फॉर्मूले में कहीं भी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का यूज़ नहीं आया। इसका मतलब ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करेगा। हाँ, इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, ई एल ई के, दीज आर द एनर्जी लेवल्स। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल्स में जेड का रोल आता है, जेड जो कि उसका प्रोटॉन्स का पॉपुलेशन होता है। तो इसका मतलब है ये जो अल्फा ये जो करेक्टरिस्टिक लाइंस हैं दे डिपेंड्स ऑन द मेटल, द टारगेट मेटल दैट वी आर यूजिंग। अलग अलग मेटल के लिए इनकी वैल्यूज अलग अलग आने वाली हैं। जिस तरह से हमने के अल्फा लाइन के बारे में वेवलेंथ कैलकुलेट किया है, इसी तरह से हम के बीटा लाइन की वेवलेंथ भी बता सकते हैं, के एल अल्फा की बता सकते हैं, के गामा की बता सकते हैं, किसी भी के बारे में बात कर सकते हैं। जनरली एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इन 3 वेवलेंथ के बीच में ही रहेगा, के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, और कभी कभी एल बीटा, एम अल्फा के भी नाम ले सकता है, बट मोस्टली इन 3 वेवलेंथ्स के नाम पर क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो इसलिए हमको तीनों को याद रखना होता है। जैसे कि अगर अपने को एक और लिखाना हो, इसी पर कैलकुलेट करना हो, लेट्स से lambda of k beta. So what the lambda of k beta is going to be? Can we say it's going to be hc divided by बीटा का मतलब हुआ ट्रांजिशन m से k हुआ होगा, so it will be em minus ek. Can you think of? Yes, you can think of. Similarly, अगर अपने को निकालना हो lambda l alpha, so क्या इसकी वैल्यू hc डिवाइडेड बाई एल अल्फा का मतलब हुआ एम से एल गया होगा, तो इस तरह से बता सकते हैं। नाउ एक दो बार क्वेश्चन आया कि इन वेवलेंथ में रिलेशन बताइए, या फिर उन्होंने रिलेशन दे दिया तो पूछा कि क्या रिलेशन चल रहा होगा। तो अगर आपको 1 2 3 एक्सप्रेशन जो दिख रहे हैं इनको आप रीराइट भी कर सकते हो और वहां से हम एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल टाइप का ये पॉइंट हो जाएगा, या फिर छोटा सा पॉइंट होगा जिसको आप याद रख सकते हो। पहले से आपको ई एल माइनस ई के पता चलेगा। ई एल माइनस ई के की जो वैल्यू है वो एच सी अपॉन लेमडा के अल्फा है। सेकेंड से आपको ई एम माइनस ई के पता चल रहा है, इसकी वैल्यू एच सी अपॉन लेमडा के बीटा बन जा रहा है। सिमिलरली थर्ड से ई एम माइनस ई एल पता चल रहा है आपको, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आएगी एच सी डिवाइड बाई लेमडा एल अल्फा। Okay, let's call it as a first, let's call it as a second, let's call it as a third. Now अगर आप 1 + 3 करते हैं तो 1 + 3 फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हो तो ई एल कैंसिल होता हुआ नजर आएगा और ये क्या बन जाएगा, क्या इसकी जो वैल्यू बनेगी दिस शुड बी ई एम माइनस ई के, और इसकी वैल्यू ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा एच सी बाई लेमडा के अल्फा प्लस एच सी बाई लेमडा एल अल्फा। मेकिंग सेंस? अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ये जो ई एम माइनस ई के है वो सेकेंड के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो अगर सेकेंड से कंपेयर कराएंगे तो अपने को बनेगा एच सी अपॉन लेमडा के बीटा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा के अल्फा प्लस एच सी अपॉन लेमडा एल अल्फा। सो यहाँ से अपने को एक रिलेशन आ गया सारी वेवलेंथ्स में, लेमडा के बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा के अल्फा प्लस 1 अपॉन लेमडा एल अल्फा। आप इसको याद भी रख सकते हो, एक बार एग्जाम में आया था कि इन तीनों में क्या रिलेशन चल रहा है। सो रिलेशन दिया गया था, तो इस तरह का जो रिलेशन होगा दैट इज द करेक्ट रिलेशन। अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज में लिखना चाहो तो इसको अगर सी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सारे फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसीज में क्या रिलेशन आएगा, फ्रीक्वेंसीज में रिलेशन ऐसा लिखा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एल अल्फा। तो फ्रीक्वेंसीज के टर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है और वेवलेंथ के टर्म में भी पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस के बारे में। और ये सारा अगर आप रिलेट कर पाओ तो बहुत ही आसान है। ये एनर्जी का है, जो के बीटा लाइन की एनर्जी होगी वो एनर्जी के अल्फा और के एल अल्फा के एडिशन के बराबर होगी, क्योंकि ये टोटल एनर्जी को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी प्लस इसका फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस वेवलेंथ रेसिप्रोकल ऑफ दिस वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस वेवलेंथ। सो इस तरह से आप कोई भी रिलेशन के बारे में बात कर सकते हो और अदरवाइज इस तरह से आप उनको ड्राइव भी कर सकते हो।
ओके ओके, तो ये काफ़ी डिटेल में हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे दिखता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक को प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी और वेवलेंथ के साथ तो कुछ ऐसा आता है। मतलब ये जो होगा ये दोनों को एक साथ इंक्लूड कर रहा है। दिस इज लेमडा मिनिमम, जिसमें मिनिमम वेवलेंथ हमको पता चल गई, कट ऑफ वैल्यू पता चल गई। ये लेमडा मिनिमम इस बात पर डिपेंड करेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना है, और ये सारी वेव इंटेंसिटीज आपको मिलती रहेंगी। सडनली आपको एक पीक मिलेगी, शार्प राइज एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, फिर थोड़े समय के बाद एक शार्प राइज मिलेगा पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। तो इंटेंसिटी सडनली बढ़ जाती है एक्सरेज की। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि ये जो बता रहा है ये वो कंडीशन बता रहा है जब नॉकआउट हुआ होगा, और ये भी जो बता रहा है जब नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। तो जब हम कूलिंग ट्यूब में एक्सेस को कलेक्ट कर रहे होते हैं तो कंटिन्यूअस वेवलेंथ मिलती रहती है, फिर सडनली क्या होती है, इंटेंसिटी राइज अप करती है। सडनली इंटेंसिटी राइज अप करती है और वो ये बताता है कि अब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया था, तो उस वैकेंसी को किसी ने फिल किया है। एक और अगर स्पाइक मिलेगा तो हम बोलेंगे ये फर्दर नॉकआउट है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल स्पाइक्स दे सकता है। जहां भी स्पाइक आएगी इसका मतलब ये करेक्टरिस्टिक है। तो ये अगर लेमडा 1 है, ये लेमडा 2 है, तो ये लेमडा 1 एंड लेमडा 2 दे विल बी नोन एज करेक्टरिस्टिक्स। सो लेमडा 1 एंड लेमडा 2 दे आर करेक्टरिस्टिक्स एंड रेस्ट आर कंटिन्यूअस। अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसमें कौन सा इंटेंसिटी कौन सी लाइन है। लेट्स अगर ऐसा बोलता है दोनों के सेल से के सेल में वैकेंसी क्रिएट हुआ था, तो एक के अल्फा है एक के बीटा है, और आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन सा के अल्फा होगा कौन सा के बीटा होगा। सो इनमें से एक के अल्फा लाइन है और एक के बीटा लाइन है। अपने को आइडेंटिफाई करना है कि लेमडा 1 में लेमडा 2 में कौन सा के अल्फा है कौन सा के बीटा है। बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने एनर्जी लेवल पता है, एनर्जी लेवल नोन है। सो एनर्जी लेवल को अगर हम लोग वॉच करते हैं यहाँ पर, सो अब वो लोग कि अल्फा के अल्फा लाइन वो लाइन होगी जिसके लिए एनर्जी गैप कम होता है, और के बीटा के लिए एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। तो जिसके लिए एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, डेल्टा ई ज़्यादा होगा, तो उसके लिए लेमडा की वैल्यू कम आती है, अपोजिट होता है। सो इसका मतलब है बीटा की वेवलेंथ कम होनी चाहिए, अल्फा की के अल्फा की वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए। सो अगर आपको ऐसे ग्राफ देता है और आपसे पूछता है कि बताइए कौन सा किसको इंडिकेट कर सकता है, अगर ये के अल्फा के बीटा में है तो हम बोलेंगे कि जो ज़्यादा वेवलेंथ है उसके लिए एनर्जी गैप कम रहा होगा। इसका मतलब ज़्यादा के लिए एनर्जी गैप कम रहा होगा तो अल्फा लाइन के बारे में बात करेगा। सो दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग टू के अल्फा लाइन, दिस विल बी द करस्पॉन्डिंग टू के बीटा लाइन। इसी तरह से आपसे कंपेयर करा सकता है के बीटा और एल अल्फा के बारे में, तो किन्हीं भी दो में कंपेयर कराएगा तो आप इजीली बता सकते हो। जितने स्पाइक्स आएंगे और शार्प राइज होगा उतना ही करेक्टरिस्टिक होगा। उनका कौन सा नाम है ये डिपेंड करेगा कि किस सेल पे वैकेंसी हुई थी। तो के सेल पे वैकेंसी है तो के टर्म में होगी, एल सेल के होगा तो एल के टर्म में होगा। तो इस तरह से आपसे अरेंज करा के पूछ सकता है कि कौन सा अल्फा लाइन को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा बीटा को के सेल के लिए, एल सेल के लिए, एम सेल के लिए और अदरवाइज। और अपने को ये भी याद रखना कि ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है इसका मेटल से कोई लेना देना नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक है, इसका मेटल से लेना देना है। सो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी से लिंक एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं मॉजलीज लॉ। तो उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ, देन इट विल बी कंप्लीटेड। मॉजलीज लॉ, व्हाट मॉजली डिड वाज दिस कि उन्होंने एक ग्राफ बनाया किसका, ये जो करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स थी उनको मेजर किया। तो किसी भी डिफरेंट मेटल में इन्होंने ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, और डिफरेंट मेटल्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। तो मेटल के लिए उन्होंने जेड पता किया, जेड, और फ्रीक्वेंसी मेजर की इंस्टेड ऑफ वेवलेंथ, और अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया। ओके, सो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, डिफरेंट टारगेट मेटल के लिए तो जेड था, और जो करेक्टरिस्टिक एक्सरेज आ रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट ऑफ लिया। जैसे हमको वेवलेंथ पता चल गया, अभी यहाँ पे आपने देखा ये वेवलेंथ हमको पता चल जा रहा था, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज क्या है। तो उनको कुछ ऐसा एक ग्राफ मिला, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले बहुत बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद। फिर उनको उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट किया, अप्रोक्सीमेट किया, तो इस तरह से एक लाइन मिली। सो ये पता चला कि इनमें आपस में एक लीनियर रिलेशन जाता है। ये प्योरली ये लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट था। तो उसके बाद उन्होंने इक्वेशन बनाई, तो इनका रिलेशन कुछ ऐसा नजर आया इनको कि अंडर रूट एफ की वैल्यू जो होती है वो ए जेड माइनस बी जैसा होता है।
सो मॉजलीस लॉ को अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज का अंडर रूट और फोटोन जो एमिट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट जेड माइनस बी, जहाँ पर जेड उसकी प्रोटॉन की पॉपुलेशन होती है। यहाँ पर ए और बी अननोन थे, तो ये ए और बी डिपेंड करता है कि कौन सा हम ट्रांजिशन देख रहे हैं। तो ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट बेसिस पर प्रूफ बनाया था और ये फॉर्मूला, इसी को हम लोग मॉजलीस लॉ बोलते हैं। तो ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी और जेड पर कैसे डिपेंड करती है, यानी जो एक्सरेज हमको मिलते हैं या फिर जो भी रेडिएशंस या फिर ऐसा बोलो फोटॉन्स मिलते हैं, वो जो टारगेट मेटल होता है उसके जेड पर डिपेंड करता है। मेटल बदलेंगे तो ये वैल्यू बदलेगी और इस तरह से बदलती है। बाद में जो बॉर मॉडल आया, बॉर मॉडल इसके बाद आया था, उसने इसको जस्टिफाई किया। तो ये बॉर मॉडल के कंसिस्टेंट भी है। जैसे कि हम लोग के अल्फा लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर के अल्फा लाइन के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब है जो ये ट्रांजिशन है, कैन बी से ये जो ट्रांजिशन है वो एल सेल से, एल का मतलब होता है एन इक्वल टू 2 सेल से कहाँ पर हो रहा होता है, के सेल पर होता है, जो कि एन इक्वल टू 1 पर होता है एज पर द बॉर मॉडल। तो उसके लिए वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैसी आती है, क्या हम उसको लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अपने पास एक फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। दिस इज हाउ वी राइट इट। सो अगर इसमें ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, तो इसके लिए पता करते हैं। तो अभी हम लोग बॉर मॉडल को यूज करके मॉजलीस लॉ को कंसिस्टेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं। आर जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो जेड आता है, ये बनेगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। सो दिस कुड बी सिंप्लीफाइड टू आर जेड स्क्वायर एंड दिस बिकम्स, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3/4। अच्छा, ये सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो c/λ फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी आर सी जेड स्क्वायर इंटू 3/4। So from here we can get this कि frequency is coming as 3rc/4 into z square। नो आपको याद होगा कि जब हम लोग ये बोर मॉडल लगाते हैं वो हाइड्रोजन के लिए लगाते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, या हाइड्रोजन लाइक एटम लगते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर हम कोई टारगेट मेटल ले रहे हैं तो उस पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इजंट इट, क्योंकि उसकी जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मॉजली का लॉ का जो इम्पोर्टेंस है वो बेसिकली ये है कि ये बताता है कि बोर मॉडल को हम, ये जो बोर मॉडल है, इस बोर मॉडल को हम अगर लार्जर मेटल्स में लगाना चाहें, एटम्स में लगाना चाहें तो क्या करने का। तो बेसिकली अगर इसको उससे कंपेयर कराएं मॉजली से तो अपने को चेंज पता चल जाएगा। ये बेसिकली आएगा √f इज इक्वल टू √3rc/4 इन ब्रैकेट जेड। इसमें बेसिकली जेड अकेले आ रहा है और इसको हम चाहें तो जेड माइनस बी लिख सकते हैं, जेड माइनस बी। नो, तो अब इसको कंपेयर कीजिए, ये जो एक्सप्रेशन बोर मॉडल से आया और ये जो मॉजली ने दिया था, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। नो, ये जेड माइनस बी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बड़ा मेटल एटम लेते हैं तो उस पर नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज, जेड बेसिकली बताने की कोशिश करता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम लेते थे तो उसके अंदर उसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता था, तो जितने भी प्रोटॉन्स थे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर इफेक्टिव चार्ज ये हो जाएगा। सो दिस विल बिकम इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि उस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके चार्ज को हमको टोटल प्रोटॉन के चार्ज में सब्ट्रैक्ट करने का। इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अगर मैं और हाईलाइट करूं तो ऐसा है कि अगर आपने ये एटम बनाया, तो लेट से ये एटम है, इसके इनसाइड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और एक और ऑर्बिट बना देते हैं ये, और लेट से हम जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो इस लेवल पर है, तो इसके इनसाइड भी ऑर्बिट्स रहे होंगे। उन ऑर्बिट्स पर आप पाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिट के अंदर होते हैं, और यहाँ पर जेड है। तो जो इफेक्टिव चार्ज आएगा
वो जेड का जो पॉजिटिव चार्ज है और इनके जो नेगेटिव चार्ज हैं, ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, क्लाउडिंग करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो इफेक्टिव चार्ज इनसाइड मिला है, जो मैंने ये ब्लैक बाउंड्री हाइपोथेटिकल बाउंड्री बनाया है, तो उसके इनसाइड में जो इफेक्टिव चार्ज आएगा दैट विल बी जेड माइनस समथिंग। ये जो समथिंग बी है वो ये बताने की कोशिश करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके इनसाइड में अभी अवेलेबल हैं और जो उसको स्क्रीनिंग दे रहे हैं। तो इसलिए हम बी को बोलते हैं बी इज अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सो बी इज नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। राइट, अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास अब हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर सकते हैं कि बी की वैल्यू कितनी होगी, किसी और के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर इसको मैं अप्रोप्रिएट बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो उन लोगों ने बोर मॉडल यहाँ पर लर्न किया था तो वो हाइड्रोजन जैसे केसेस के लिए ट्रू था। राइट, और अगर हम हैवियर के केस में बात करेंगे तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप होगा, जैसे यहाँ पर ये वैकेंसी पे जाना था, तो इसको वैकेंसी पे जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो क्लाउडिंग का काम कर रहे हैं, वो अपने को देखना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग के अल्फा लाइन की ही बात कर रहे हैं तो इसी में अप्रोप्रिएटली समझा सकते हैं कि अल्फा लाइन पे जब हम लोग जंप करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें जो वैकेंसी रही होगी वो इनर वाले सेल पे रही होगी, इनर वाले सेल पर एक वैकेंसी है और ये इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहे या तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अल्फा लाइन की बात कर रहे हैं, अल्फा लाइन का मतलब हुआ कि कहाँ से जंप कर रहा है, एल सेल से। तो कि के सेल पर वैकेंसी है, एल सेल का इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो जब ये जंप करेगा तो आप पाओगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग का काम करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, आपने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्पीड से चल रहे होते हैं, तो इनको लोकलाइज करना मुश्किल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्लाउड बना लेते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो सिंस वो क्लाउड है, इसका तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू कैन थिंक ऑफ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। सो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे वैकेंसी पे जाएगा तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसको स्क्रीन करने की कोशिश करेगा, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो ब्लॉकिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उसको उसके लिए हम बी को यूज करते हैं। और इसका कितना इफेक्ट आएगा अगर इसको हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर प्लस जेड ई चार्ज है और ये एक निगेटिव ई चार्ज है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जेड माइनस ई। तो अगर हमने के अल्फा लाइन चूज करनी है, के अल्फा लाइन चूज करनी है, तो क्या आप समझ सकते हो बी की वैल्यू हम पता कर लेंगे। बी की वैल्यू के लिए स्क्रीनिंग कितना हो रहा है, स्क्रीनिंग 1 का हो रहा है, 1 स्क्रीन कर रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन इज स्क्रीनिंग। तो इसलिए बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उसके लिए हम चाहें तो यहाँ पर जेड के यहाँ पर बी की वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं। राइट, सो इससे हम मॉजली के लॉ के को क्लियर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अपने लिए जो अल्टीमेटली आएगा, ये जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग के अल्फा लाइन के लिए एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 आई, तो अपने पास फाइनली आया कि अंडर रूट एफ द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट 3RC/4 in bracket Z minus 1. So this will become the expression for K alpha line using the Bohr model. और इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको मॉजली से कंपेयर करते हो तो मॉजली का रिलेशन था अंडर रूट एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3RC/4 और b की वैल्यू 1. So point is कि Moseley's law is valid and that can be validated using the Bohr's model. और एक नया पॉइंट आया है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और इस इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट नाम देते हैं। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, पहले आप देखेंगे कौन सा ट्रांजिशन चल रहा है, फिर उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन को जेड में कम करना होगा सो दैट कि हमको इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, और इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। और आप ये भी समझ सकते हो कि ये करेक्शन है बोर मॉडल के लिए। तो जो बोर मॉडल होगा उसको फिर हम लोग करेक्टेड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अगर एग्जाम में पूछता है कि आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट को काउंट करना है तो बोर मॉडल को फिर हम ऐसा लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। नाउ अब n1 n2 को यूज करके हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर केस के लिए कौन से ट्रांजिशन के लिए कितना वेवलेंथ जा रहा है। जहां पर b इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दिस इज इंक्लूडिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट।
तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना, व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफ अ ट्रांजिशन इज गिवन टू अस, सो कैन वी फाइंड व्हाट द वैल्यू ऑफ बी इज गोइंग टू बी बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। एंड अगर वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को यूज करने के लिए नहीं बोलता है तो आप नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज उसको यूज करेंगे, और ये मोजली से कंसिस्टेंट है। ओके, सो दिस वाज अबाउट एक्स-रेज and this Moseley's law. Both points are very important. So that's all for this video. Thank you.